आप हैं ईश्वर लाल गुर्जर जी सर। जी। ईश्वर, थोड़ा सा हमें अपना परिचय दीजिए और वो सब बातें बताइए जो आपको लगता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। जी सर। सर मेरा नाम ईश्वर लाल गुर्जर है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले से संबंध रखता हूँ। जी। मैंने अपनी शुरुआती विद्यालय स्तर की पढ़ाई अपने गांव के ही राजकीय विद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से बीए किया। वर्तमान में मैं एक प्राइमरी टीचर के रूप में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हूँ पिछले 4 सालों से। मेरी हॉबीज़ जो है वो आत्मकथाएं पढ़ना और कविता लिखना है। आत्मकथाएं पढ़ने से क्या फायदा होता है? जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा कहते हैं कि भारत की सबसे प्रसिद्ध महाकथा आत्मकथा है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपने निश्चित रूप से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा भी देखी ही होगी। आत्मकथा लिखने के क्या फायदे हैं और किसी और की आत्मकथा पढ़ने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? जी सर। सर आत्मकथा पढ़ने का जो सर्वप्रथम मैं फ़ायदा देखता हूँ वो ये है कि हम किसी के जीवन को जिए बिना ही उसके सारे अनुभवों तजुर्बों को पा लेते हैं। ये उस तरह से हैं सर जैसे किसी के कंधों पे बैठ के दुनिया देखने का अनुभव प्राप्त करना। जहाँ तक सर महात्मा गांधी की आत्मकथा जो मैंने पढ़ी है उससे सर ये देखने सीखने को मिलता है कि हर महानता की शुरुआत जो है एक छोटे कदम से और सरल लक्ष्यों से ही शुरुआत होती है। जहाँ तक सर आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से का सवाल है कि आत्मकथा लिखने के क्या फ़ायदे हैं, तो सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे निश्चित रूप से एक समाज आपकी जीवन और कार्यों के बारे में समझेगा तो वो फ़ायदा तो है ही। दूसरा ये है कि आपने जो सीखा उस धरोहर को, विरासत को आप अगली पीढ़ी को सौंप के जाते हो, तो वो अनुभवों की धरोहर भी अपने आप में समाज के लिए एक संपदा के रूप में है। आत्मकथा लिखने के नुकसान क्या हैं और पढ़ने के क्या नुकसान हैं? सर लिखने का जो नुकसान मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि सर आत्मकथा लिखना दुधारी तलवार पर चलने की तरह है। अगर आपने अपने आप को महान दिखाने का प्रयास किया तो हो सकता है आप पाठकों के मन में आत्मश्लाघा जैसे उससे दोष से ग्रस्त हो जाए। और आपने यदि एकदम खरा सत्य लिखा तो हो सकता है आप लोकप्रिय हो जाएं, क्योंकि हर किसी के जीवन में जो है अपनी तरह की विद्रूपताएं होती हैं। तो ये 2 नुकसान हैं। और पढ़ने के नुकसान के रूप में सर अभी तक जो है मैं कोई ऐसा भी एक नुकसान नहीं सोच पा रहा हूँ। तो अभी सोचिए। जी सर। सर एक ये सोच सकते हैं कि कई बार व्यक्ति जो है अपने जीवन को दूसरों के जीवन से कंपेयर करने लगता है तुलनात्मक रूप से, तो वो एक तुलनात्मक वंचना जैसी भावना का शिकार हो सकता है, पर वो पाठक पे निर्भर करता है कि वो उसे कैसे ले। गांधी जी की आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई थी? सर मूलतः उन्होंने गुजराती में लिखा, बाद में फिर उसे अनुवाद। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं, उनके क्या क्या नाम हैं? जी सर, उसके 3 भाग हैं। पहले भाग का नाम है नीड का निर्माण, फिर बाकी के 2 नाम माफ़ कीजिएगा सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, और 10 द्वार से सोपान तक। जी सर, धन्यवाद। ईश्वर, ये बताइए कि आप एक टीचर हैं, वही प्राइमरी के टीचर हैं, साहित्य आपका विषय है, कविताएं आप लिखते हैं, शायद शेर व शायरी भी आप लिखते हैं। जी सर। एक तो मुझे बताइए कि दोहा, चौपाई और शेर, इन तीनों में क्या अंतर होता है? विशेष रूप से जब आपको प्राइमरी स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाना हो और कोई छोटा सा बच्चा आपसे पूछ ले कि दोहा क्या है, चौपाई क्या है और शेर क्या है, तीनों का अंतर क्या है, तो एग्जाम्पल देके समझा दीजिए तीनों में क्या अंतर है। जी सर। सर दोहा जो है वो हिंदी में जो है मुक्तक का एक जिसमें 2 पंक्तियाँ होती हैं, 4 चरण होते हैं और 13-11 की मात्राएं होती है। पहले चरण में 13, 11। तो उसे छंद कहेंगे ना? जी सर। कि दोहा एक हिंदी का छंद है। हिंदी का छंद है और इस तरह की मात्राओं का पैटर्न अगर किसी में है तो वो दोहा कहलाएगा। ठीक है। चौपाई में 4 पंक्तियां होती है सर। काव्य की 4 नाम चौपाई है। चौपाई है, जी सर। और शेर सर जो है उर्दू काव्य की एक जो है शायरी में एक छंद के रूप में जिसे बहर कहा जाता है। उसमें चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? सर एग्जैक्ट नहीं पता, माफ कीजिए। लेकिन निश्चित होती हैं? जी सर, निश्चित होती है। क्या शेर में निश्चित मात्राएं होती हैं? नहीं सर, शेर में निश्चित मात्राएं नहीं होती। और रदीफ काफिया क्या होता है शेर में? सर रदीफ जो है जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसे रदीफ कहते हैं और काफिया वो शब्द हैं जो समान शब्द हैं। जैसे सर तुमसे निभ जाए वही ज़िंदगी नहीं, जीने के मकसद और भी हैं। तो जीने के मकसद और भी है, यदि ये मतला के बाद वाले मिसल में आता है ना काफिया है। नहीं सर, कहाँ से ढूंढेंगे इसमें? नहीं जी सर, अगली पंक्ति जो शेर की होगी उसमें जो रिपीट पुनरावृत्ति होगी उसे रदीफ कहेंगे। नहीं, आप कंफ्यूज हैं मुझे लग रहा है। जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, जी 5वीं क्लास का, और उसे
एक दिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। आप तो नाम में भी ईश्वर हैं और टीचर भी हैं, और बच्चे के लिए टीचर ईश्वर ही होता है। जी सर। वो बच्चा आपसे पूछता है कि सर मैंने ईश्वर को कभी देखा नहीं है, और मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे समझाइए कि क्या ईश्वर सच में होते हैं, और यदि होते हैं तो दुनिया उन्होंने कैसे बनाई, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं, ये सब प्रश्न किसी ने पूछे। 5वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र करीब 10 साल है, या और छोटा मान लीजिए 7-8 साल का बच्चा, उसकी इन जिज्ञासाओं का समाधान कैसे करेंगे आप, और किन बातों को ध्यान रखेंगे ऐसा कहते हुए? जी सर। सर सबसे जो पहली बात जिसका मैं ध्यान रखूंगा वो ये है कि बच्चों में जो जिज्ञासाएं, जो उनका जानने का नज़रिया है, दुनिया को समझने के प्रति दृष्टिकोण, मैं कोशिश करूंगा कि जो है जितना संभव हो सके मेरे अपने ज्ञान अनुभव के आधार पे मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला सर, जैसे मैं उसे बताऊं, क्योंकि सर मैं स्वयं जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हूं, और जितना मेरा अनुभव रहा है मैंने इसी निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं कि दुनिया में काफ़ी अनिश्चितताएं हैं। तो ईश्वर जैसी अवधारणा में यदि हम भरोसा करते हैं तो वो हमारे मानसिक शांति और व्यक्तित्व विकास के लिए मैं उसे अहम मानता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं उसे सर जो है जितने अपने अनुभव होंगे उस हिसाब से उसे बताना चाहूँगा कि ईश्वर जो है उसका अस्तित्व और है। मान लीजिए आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, और एक चौथा ईसाई बच्चा है, और वो चारों अपने अपने धार्मिक मतभेद को लेके आते हैं 5वीं क्लास में, और कुछ ऐसी बात करते हैं कि नहीं मैंने तो सुना है कि जो ईश्वर है उसका नाम अल्लाह है, नहीं मैंने तो सुना है कि ईश्वर का नाम गॉड है। उन बच्चों को कैसे समझाएंगे कि वो आपस में किसी मतभेद के शिकार न हो? जी सर। सर इसमें महात्मा गांधी ने जो कहा है वो एक मिसाल के रूप में मैं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं क्योंकि उसके एहसासात अनगिनत हैं। हर व्यक्ति ने उसे अलग अलग तरीकों से अनुभव किया है। जैसे सर प्रत्येक बच्चा है उसका व्यक्तित्व अलग तरह का होता है, तो वो भी एक ही अनुभव को कई तरीकों से अलग अलग बच्चे महसूस करते हैं। तो मैं उन्हें ये बताऊंगा कि ईश्वर जो है वो अंतिम रूप से सत्ता एक है, धर्म जो है वो उससे पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। बहुत बढ़िया सर। ईश्वर, भीलवाड़ा के आप रहने वाले हैं, ये बताएं भीलवाड़ा से जयपुर की दूरी कितनी है? सर एग्जैक्ट नहीं पता, पर 250 किलोमीटर के आसपास। और दिल्ली की दूरी? सर 590 किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन। चलिए ठीक है, काफ़ी सही है। ये बताएं कि आजकल विवाद चल रहा है मिहिर भोज को लेकर। जी सर। कि मिहिर भोज गुर्जर थे या राजपूत थे? जी सर। क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि इस तरह के जो विवाद है इनसे बचकर हमें जो है वो तथ्यों के आधार पर इतिहास को देखने का प्रयास करना चाहिए। मिहिर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं, और इस वजह से जो है गुर्जर समुदाय उन्हें अपना शासक के रूप में देखता है। दूसरा सर ये देखें तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद ही जो है 7वीं शताब्दी के बाद प्रतिहारों के पतन के साथ ही जो कई तरह के राजपूत रजवाड़े जो है वंश उभर के आए, तो एक तरह से वहाँ से भी वो लिंक होता है। तो इन विवादों में पड़ने के बजाय, अपने जातीय नायक तलाशने के बजाय इतिहास को हमें एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। अच्छा, एक ईरानी यात्री उनके कार्यकाल में भारत आए थे और उन्होंने भारत और मध्य एशिया के व्यापार के बारे में भी टिप्पणी की है। क्या स्थिति थी उस वक्त व्यापार के मामला में? पढ़ा है आपने? सर उस समय सर भारत का जो है वो जो पूर्वी बैजेंटाइन साम्राज्य था उनसे हमारे काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध थे, और ये देखा भी जाता है कि सर गुप्त काल के बाद में जो है विदेशी जो व्यापार हैं उसमें हालांकि गिरावट देखी गई थी, फिर भी सर यूरोप में जो हम कई तरह की चीज़ें जैसे मसाले या रेशम या सूती वस्त्र जो है हम निर्यात करते थे उस समय। और अभी व्यापार की स्थिति क्या है? यूरोप से सर? नहीं, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से सर मध्य एशिया में हमारे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सर वो ये है कि हम तुर्की और जो है अफगानिस्तान जैसे देशों में जो है उतने जो है संबंध नहीं है, प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध भी नहीं है। और दूसरे अच्छा, आजकल हम मध्य एशिया के उत्तरी देशों के से अपना ध्यान थोड़ा सा कम करके मध्य एशिया के दक्षिणी हिस्से में जो देश स्थित हैं उन पर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। क्या कारण है? जैसे इजराइल से हमारे संबंध मजबूत हैं, सऊदी अरब से हमने संबंध काफ़ी मजबूत किया, इधर मिस्र से भी कर रहे हैं। क्या सोच है इसके पीछे? सर इसके पीछे पहली वजह तो ये है कि जो अरब वर्ल्ड है वहाँ भारत की एक बड़ी आबादी, प्रवासी आबादी निवास करती है, तो वो भारत के हित उससे जुड़े हुए हैं। दूसरा सर ये है कि जो है मध्य एशिया के जो ऊपरी देश अपन देखें तो वो कई भू राजनीतिक विवादों में उलझे हुए हैं। तो भारत जो है, भारत अपनी विदेश नीतियों को इन भू राजनीतिक विवादों से बचाते हुए
ऐसे देश जो राजनीतिक रूप से स्थिर हैं और भारत की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं, तो उनसे हम रिश्ते बेहतर करने के प्रयास में। अभी पाकिस्तान की मुद्रा में भारी गिरावट आ रही है, जी सर। क्या कारण है? सर इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि जो वहाँ डॉलर की कमी है सर, और व्यापार इस तरह के हैं कि पाकिस्तान का आयात बिल बहुत ज़्यादा है। वो ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर भी जो है वो आयात पे निर्भर है, तो डॉलर की बढ़ती मांग एक बड़ी वजह है। दूसरा सर यह है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका, वो भी काफ़ी बुरी स्थिति में है। माना ये जाता है कि जो जो देश अमेरिका पे आश्रित रहे हैं, चाहे वो सद्दाम हुसैन के कार्यकाल का इराक हो या पाकिस्तान हो, उनको देर सबेर धक्का लगा है। इस अमेरिका के दोस्ती के पूरे इतिहास को देखते हुए क्या लगता है, भारत को अमेरिका पर आश्रित होना चाहिए? हम भी अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं उनसे। जी सर। सर मैं इस बात से जो है वो सहमति नहीं रखता हूँ, क्योंकि सर भारत की विदेश नीति का एक मूल्य रहा है स्वतंत्र विदेश नीति, और भारत जो है कभी भी किसी गुट में शामिल नहीं रहा है। ना पहले भी हम यूएसएसआर के से हमने फ़ायदे लिए हैं और यूएसए से भी हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, पर हम किसी भी गुट में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं रहे हैं। तो सर हमें दोनों ही जो हैं वर्ल्ड हैं वहाँ अपने संबंध बेहतर करने चाहिए और किसी एक देश पर निर्भर होने के बजाय आत्मनिर्भरता की तरफ जो है अधिक जोर देना चाहिए। लेकिन अमेरिकी पूंजी की दखल भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ती जा रही है। जी सर। इसके क्या खतरे हो सकते हैं? सर पहला खतरा हम दक्षिण एशिया में देख ही रहे हैं कि श्रीलंका का संकट हो चाहे पाकिस्तान का संकट हो, तो डॉलर पर हमारी अत्यधिक निर्भरता वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, इसलिए हम डी डॉलराइजेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि सर भू राजनीतिक विवादों में अमेरिका का दबाव जो है हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए एक जो है वो दबाव के रूप में काम करता है, तो ये भी एक बड़ा खतरा है। लेकिन साथ में ये भी देखने की चीज़ है कि हमारे नागरिकों के रोजगार के उद्देश्य से या प्रौद्योगिकी के नज़रिए से या पूंजी के नज़रिए से या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी दखल बढ़ाने के नज़रिए से अमेरिका काफ़ी लाभदायक सहयोगी हो सकता है। जी सर। तो हम अगर बहुत ज़्यादा चौकन्ना रवैया अपनाएंगे तो अमेरिका हमसे दिल खोल कर दोस्ती नहीं करेगा। जी सर। सर हमें जो है अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए संबंध निर्धारित करने चाहिए, और पूर्व में भी सर हमने जो है इसी तरह से अपने हितों को ही सर्वोपरि रखा। हालांकि ये जरूर है कि सर अमेरिका की पूंजी और उनके बाज़ार, उनकी तकनीक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए हम किसी गुट पे पूरी तरह से आश्रित नहीं हो सकते, और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने इस तरह का आश्रय लिया अंततः उनकी जो है विदेश नीति हो चाहे फिर राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। तो हमें इनसे सबक लेते हुए ही अपनी विदेश नीति का संचालन। अच्छा, ये अंतिम रूप से बताइए कि क्या रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय बना देना चाहिए? जी सर, माफ़ कीजिएगा मैंने एग्जैक्ट पढ़ा नहीं इसे। मुद्रा की परिवर्तनीयता जानते होंगे? जी जी सर। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। भारतीय रुपया क्या परिवर्तनीय मुद्रा है या नहीं है? सर वो करंट अकाउंट में तो पूरी तरह से हमने परिवर्तनीयता लागू कर रखी है, कैपिटल अकाउंट में नहीं कर रखी है। तो वो ये हमें देखना होगा सर कि बढ़ते हुए वैश्वीकरण में जब अस्थिरता या मंदी जैसे हालात होंगे तो ऐसे में सर हमें पूरी तरह से उसमें जो है परिवर्तनीयता नहीं लानी चाहिए। मतलब अभी यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ईश्वर जी। जी सर। अच्छा, आप एक प्राइमरी शिक्षक भी हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जनसंख्या के बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल में नामांकन से संबंधित क्या प्रावधान है? जी सर। सर उसमें सर 25% सीटें जो है वो रिजर्व रखी जाएगी, चाहे वो निजी विद्यालय हो या दूसरे विद्यालय हो, इन समुदाय से पिछले वर्गों के लिए, और उन्हें जो है उनके एवज में जो पैसे होंगे वो सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। किस क्लास में दाखिला होता है उसमें? सर कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक, मतलब शुरुआत हम करेंगे क्लास 1 से कक्षा 8 तक, और जो फंडामेंटल राइट है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे देखा जाता है कि जितने भी स्कूल हैं माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उन बच्चों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है जिनको वहाँ होना चाहिए, और वो बच्चे वहाँ पे हैं जो एक्चुअली डिजर्व नहीं करते। वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो पिछड़े हुए बच्चे हैं वो उसका स्कूल व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। क्या कारण, आप एज ए शिक्षक आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? जी सर। सर एक सबसे बड़ी कमी तो अवेयरनेस की है। कई जो है गरीब परिवारों को आरटीआई में किस तरह से दाखिला लिया जाता है इसकी जानकारी भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सर निजी विद्यालय में जो है इस तरह की सीटों की जो है खरीद फरोख्त के मामले भी देखे गए हैं, तो इस तरह का भ्रष्टाचार भी एक बड़ी दिक्कत है। और तीसरा सर है कि निजी विद्यालयों में जो है कल्चर जो है वहाँ सर जो है वो
इस तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले, गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को लेकर एक नकारात्मक रवैया रहता है। जैसा हिंदी माध्यम करके जो एक मूवी है उसमें भी बताया गया है, तो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, मुझे बताइए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के विभिन्न मानदंडों पर, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉयलेट्स का सवाल है, टीचर स्टूडेंट रेशियो का सवाल है, इन सारे मानदंडों पे क्या आपका विद्यालय परफेक्ट है या फिर कहीं ना कहीं अभी भी कमी है? और कमी है तो उसको बताइए, क्या क्या कमी है आपके विद्यालय में? जी सर, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरा जो विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रुपरा, वो अपनी पंचायत में जो है उत्कृष्ट विद्यालय का स्थान रखता है। सर, वहाँ टीचर रेशियो अनुपात भी जो उसमें बताया गया है आरटीई में 1:30 का, वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर भी देखें तो सर, बालिकाओं का अलग शौचालय है और बालकों का अलग शौचालय है, और दोनों ही अच्छी स्थिति में है। पेयजल की सुविधा है, बिजली कनेक्शन है, तो इन मापदंडों पे काफ़ी बेहतर है। हालांकि सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर हमें और काफ़ी काम करने की जरूरत है। क्यों गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हम नहीं दे पाते हैं? सिलेबस सेम है, किताबें सेम है, जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, जो टीचर वहाँ आपके एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा है, उनके चयन की प्रक्रिया इतनी सघन और इतनी रिगरस है कि बेस्ट का चुनाव होता है। फिर भी ये बेस्ट जब डिलीवरी के टर्म्स में हम देखते हैं तो बेस्ट बहुत पीछे मुझे नज़र आता है। ऐसा क्यों? सर, एक बड़ी वजह यह है कि भारत में 1.5 लाख स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर हैं, और ऐसे में सरकारी विद्यालयों में जहाँ मिड डे मील की व्यवस्था है, वहाँ गैर शैक्षिक कार्य भी शिक्षक को करने पड़ते हैं। एक कारण ये हो गया, और बताइए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि सर, जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो नौकरी के साथ जो प्रशिक्षण होता है, उसकी गुणवत्ता भी जो है सर उतनी प्रभावी नहीं है। रिफ्रेशर कोर्सेज की आवश्यकता पे आप बल दे रहे हैं। जी सर। ठीक है। अच्छा, आपने अभी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि आपको बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है। आप मुझे बता सकते हैं प्लेजियरिज्म किसे कहते हैं, और भारत में प्लेजियरिज्म को चेक करने के लिए किस तरह के कानूनी प्रावधान है? माफ कीजिएगा सर, अगर आप इसे हिंदी में बता पाए तो मैं। मतलब आप किसी की राइटिंग को अगर कॉपी कर रहे हैं अंशतः या पूर्णतः, तो इसे हम प्लेजियरिज्म कहते हैं। अगर ब्लंटली कहा जाए तो किसी की लिटरेचर की चोरी। जी सर। सर, भारत में जो है कॉपीराइट एक्ट है, उसके तहत जो है उसे रोका जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आप राजस्थान से आते हैं, और राजस्थान में मृत्यु भोज, जो डेथ के बाद जो भोज का जो कार्यक्रम होता है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है। जी सर। कई लोगों ने कहा है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि होना चाहिए, और कई लोगों का ये मत है कि मृत्यु भोज जाति प्रथा एज एन इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का एक विंडो है। आप कहाँ खड़े हैं? सर, मैं मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ हूँ। ये एक किसान परिवार की 10 से 15 साल की जो इनकम होती है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। मेरा व्यक्तिगत जीवन और मेरे गांव में भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई, तो मैं साक्षी रहा हूँ कि सर, किसान जो है, लोक नीति का सर्वे भी बताता है कि वो अपनी एक पूंजी का बड़ा हिस्सा इस तरह के सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर होने वाले भोज में खर्च कर देता है। और ऐसे ही मृत्यु भोजों में सर बाल विवाहों का भी बड़ा प्रचलन है कि भोज के साथ साथ 2 से 3 लड़कियों की एक साथ शादी कर दी जाती है। तो सर, ये सामाजिक कुरीति तो है ही है। दूसरा सर, इस तरह के किसान परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ भी वो पिछड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, आपके पास बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार है। तो आप मुझे बताइए कि शादी में जो हम खर्च करते हैं भोज के ऊपर, वो भी फिजूल खर्ची की ही श्रेणी में आता है आपके लिहाज से? जी सर। सर, मेरा ये मानना है कि शादी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। किसी व्यक्ति को जो है क्योंकि वो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है, इवेंट में से, तो अगर कोई वो कर रहा है तो उसमें अगर भोज पे खर्च करते हैं, वो भी तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। सर, उसके साथ कई कुरीतियां जुड़ी हुई। एक तो सर, जैसे राजस्थान में अफीम का प्रचलन मृत्यु भोज के समय होता है, ये एक बड़ी वजह है। और दूसरा सर, शादी अनिवार्य नहीं है, वो ऐच्छिक है कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करे। पर मृत्यु भोज में सर कई बार रिश्तेदारों के दबाव की वजह से इस तरह के भोज से जो है वो काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ईश्वर जी, भीलवाड़ा में कौन से घूमने लायक जगह हैं? जी मैम। 3-4 का नाम अगर आप मुझे बता सकें तो। मैम, यदि मैं ऐतिहासिक धरोहरों की बात करूं तो वहाँ मांडलगढ़ का किला है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा निश्चित रूप से। दूसरा एक मैनाल का झरना है, जहाँ प्राकृतिक जो है पर्यटन की काफ़ी संभावना है। तीसरा में धार्मिक रूप से कई मंदिर हैं, जो है गुजर समुदाय का सवाई भोज का मंदिर है आसिन में, तो वहाँ भी निश्चित रूप से। आपने देवनारायण का नाम नहीं लिया। देवनारायण काफ़ी चर्चा में है। जी मैम, वो सवाई भोज का मंदिर उन्हीं का है, देवनारायण। अच्छा, ठीक है।
ये क्यों चर्चा में है? जी मैम, 28 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो है वो देवनारायण जन्मभूमि जो है मालासरी डूंगरी वहाँ का दौरा करने वाले हैं, तो इसे लेकर काफ़ी चर्चा में। वहाँ पे कॉरिडोर बनाने की भी व्यवस्था की जी जा मैम। रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा वहाँ के टूरिज्म पे कॉरिडोर के आ जी, जाने जी। से? मैम, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो जाएगा, दूसरी मैम चीज़ें काफ़ी अव्यवस्थित हैं। जैसे देवनारायण से संबंधित जो लोक कथा फट चित्रण है वो काफ़ी बिखरा हुआ है, तो हो सकता है कि उसका रख रखाव बेहतर हो जाएगा। तीसरा ये है कि जो कनेक्टिविटी की दिक्कत है वो भी जो है सॉल्व हो सकती है, जिससे पर्यटन जो है काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, ये बताइए कि मैरिटल रेप के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है आजकल, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुद्दे को उठाया हुआ है। आप यहाँ पे कहाँ खड़े होते हैं? मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, एक जुर्म बना देना चाहिए, या जैसे चल रहा है वैसे ठीक है क्योंकि हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं है? मैम, सबसे पहली बात तो है वह है कि रेप इज़ रेप, चाहे वो बाहर हो या उसमें वैवाहिक व्यवस्था के अंदर हो। लेकिन मैम देखने वाली बात यह है कि जैसे दहेज प्रथा जो को बैन करने के लिए हमने कानून बनाया, ये देखा गया है कि उस कानून का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ, तो इसके दुरुपयोग की जो संभावना है इसे लेकर चिंता केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जताई है। तो मैं अभी इस पे जो है और विमर्श होना चाहिए, हमारे समाज में थोड़ी चर्चाएं हो और एक चर्चा के बाद कोई कदम। आपने एंटी डाउरी एक्ट के बारे में कहा कि इसका दुरुपयोग हुआ है, जी। यहाँ से मेरे दो प्रश्न हैं। एक, एंटी डाउरी एक्ट का अगर दुरुपयोग हुआ है तो क्या हमें ऐसा एक्ट हटा देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कोई मानता तो है नहीं, इसकी वजह से दहेज में लेन देन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरा, अगर हम इसको रखते हैं तो उसी लॉजिक से क्या हमें मैरिटल रेप को नहीं रखना चाहिए? मैम, कानून को हटाने के बजाय हमें उसके बेहतर क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिए। अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि एसएचओ लेवल पे या थाने के स्तर पे उसको सही तरीके से हम लागू नहीं कर पा रहे हैं या लोगों में उस तरह की अवेयरनेस नहीं है, तो इसे लेकर थोड़ी जागरूकता का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक वैवाहिक बलात्कार का मामला है तो मैम अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी और चर्चा हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी ये चिंता जताई है कि इस तरह के मामले यदि हम तुरंत उसे एज ए लीगल वो कर दें तो वैवाहिक व्यवस्था ध्वस्त हो या परिवार की जो हमारी संरचना है उस पर नकारात्मक क्या प्रभाव आप ये मानते हैं कि वैवाहिक व्यवस्था जो है वो इस धुरी पे टिकी हुई है कि महिला कितना बर्दाश्त कर पाए? नहीं मैम, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि जो है कोई भी कानून हमारी न्यायपालिका यदि जो है निर्दोष को सजा नहीं हो उस सिद्धांत पे काम कर रही है, तो हमें इस पे थोड़ा और सोच विचार कर कोई कदम उठाना। जी ठीक है। राजस्थान में अरावली का बहुत महत्व है, अरावली पहाड़ी का। अगर ये अरावली, जैसे कि आपको पता ही होगा, अवैध खनन चल रहा है काफ़ी सालों से, एक ऐसा दिन आता है जब ये पहाड़ श्रृंखला पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, तो इसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा खुद राजस्थान पे और आसपास के क्षेत्रों पे? जी मैम, मैं अरावली को यदि राजस्थान की लाइफलाइन कहूँ तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर अरावली का पूरी तरह से खनन हो जाए सर, तो एक प्रभाव ये पड़ेगा कि जो मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में है, मरुस्थलीकरण जो है वो दक्षिणी राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, तो मरुस्थलीकरण में तेजी होगी। दूसरा है कि राजस्थान की अधिकांश जैव विविधता अरावली के पहाड़ों में निहित हैं, तो जैव विविधता का ह्रास होगा। और तीसरी कमी आर्थिक रूप से, और आर्थिक नुकसान तो होगा ही, और चौथा जलवायु को भी बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा, क्योंकि अरब महासागर से आने वाले मानसून को रोककर अरावली जो है वो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश करवाती है। तो अगर अरावली समाप्त हो जाएगी तो बड़ी संभावना है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की दर में कमी आएगी। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा। अभी पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि लोग राजस्थान में राजस्थानी भाषा की मांग कर रहे हैं कि कैबिनेट में और वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे राजस्थानी को प्रमोट किया जाए। क्या राजस्थानी सच में कोई भाषा है जो सारे राजस्थानी समझ पाए? जी मैम, निश्चित रूप से राजस्थानी अलग भाषा है, और यदि हम हिंदी का इतिहास देखें उसके विकास का, तो हम ये पाएंगे कि राजस्थानी अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश एक समकक्ष भाषाएं थी। सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की कई बोलियों का विकास हुआ। उसी तरह से राजस्थानी अपभ्रंश से गुजरी अपभ्रंश होते हुए राजस्थान की भी कई बोलियों का विकास हुआ। उसका अपना जो है विपुल साहित्य है, और 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ से अधिक लोग उस भाषा को बरतते हैं। राजस्थानी भाषा में ही एक समृद्ध भाषा की तरह कई बोलियों का विकास भी हुआ है, तो वो एक निश्चित रूप से अलग भाषा है और उसे 8वीं अनुसूची में जो है दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद ईश्वर। जी ईश्वरलाल जी, अभी आप सर से और मैडम से महिलाओं की स्थिति के विषय में कुछ बात कर रहे थे। अगर एनसीआरबी का डेटा देखें तो राजस्थान हमेशा महिलाओं के प्रति अपराध में टॉप पे रहता है।
जी सर। क्या इसके पीछे मूल कारण समझते हैं? सर इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि राजस्थान का समाज जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में है, तो सर्वाधिक जो बाहरी आक्रमण हुए वो राजस्थान की तरफ हुए हैं। तो सामंतवादी समाज रहा है और महिला को एक एसेट के रूप में प्रयोग लिया जाता है। तो नैतिकता की जितनी जवाबदेहियाँ महिला पर लादी गई हैं, तो वो एक बड़ी वजह है जिस वजह से घूंघट प्रथा, बाल विवाहों जैसी सामाजिक कुरीतियों ने जन्म लिया। दूसरी ये वजह है कि सर अभी भी जो है राजस्थान में महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं, चाहे वो पशुपालन, कृषि क्षेत्र हो गए जिसमें महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी होती है, पर परिवार और समाज में उन्हें एक भागीदार के रूप में शामिल नहीं किया जाता। तो दो बड़ी वजह आप बता रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट और है आपसे पूछने में कि जो राजस्थान में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है महिलाओं की, चलिए कुछ तो जनरल रीजंस हैं, पैट्रियार्की और ये सब, राजस्थान स्पेसिफिक क्या क्या रीजंस हैं? एक तो आपने बताया कि चलिए उत्तर पश्चिम में है वो क्षेत्र, आक्रमण होते रहे हैं, और कुछ राजस्थान स्पेसिफिक? सर एक ये है कि जहाँ पर भी शिक्षा का प्रसार होता है वहाँ सर इस तरह की सामाजिक कुरीतियों और महिलाओं का खात्मा होता है और महिलाओं को संबल मिलता है। पर राजस्थान महिला साक्षरता में जो है वो देश में पीछे से दूसरे स्थान पर है और हमारी महिला साक्षरता केवल 61% है। तो एक वजह ये है कि बालिका शिक्षा को हमने उतना प्रमोट नहीं किया। अच्छा ठीक। राजस्थान के कुछ कल्चरल साइट्स के बारे में बताइए जो वाइडली नोन है, जो बहुत फेमस हो। जी सर, राजस्थान को सर सांस्कृतिक विविधता की वजह से रंगीला प्रदेश भी कहा जाता है। एक तो सर जो है राजस्थान में किले, महल और हवेलियाँ बहुत हैं, जिसमें सर आमेर के महल है, हवा महल है, चित्तौड़ का किला है, ये काफ़ी फेमस है। दूसरा सर राजस्थान में लोक नृत्य और लोक गीतों का भी काफ़ी विकास हुआ है, चाहे वो कालबेलिया नृत्य हो या मणियार लोक गीत हो, तो वो काफ़ी फेमस है। तीसरा सर राजस्थान अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है, तो पधारो हमारे देश जैसे हैं, तो वो लोगों की भावनाओं में भी निहित है। ये तीन चीज़ें। अच्छा, मैं वैसे कल्चरल साइट्स के बारे में पूछ रहा था, कुछ स्थल जो हों, सांस्कृतिक स्थल जो बहुत फेमस हों, कुछ ऐसे नाम आपसे पूछ रहा था, जानना चाह रहा था। जी सर, जैसे शेखावटी की हवेलियाँ हैं, तो वो काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा सर जैसलमेर का किला मेहरानगढ़ है, तो वहाँ भी जो है पटवों की हवेलियाँ और भित्ति चित्र काफ़ी हैं। तो ये आप रिलीजन स्पेसिफिक साइट्स ही बता रहे हैं, और किसी रिलीजन की कोई चीज़ें फेमस नहीं? नहीं सर, ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। शेखावटी एक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र, तो वहाँ की हवेलियाँ काफ़ी फेमस है। इसके अलावा सर अजमेर में दरगाह शरीफ जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द का शिल्प माना जाता है, तो वो भी फेमस है। अच्छा, आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं? जी सर। उनका अजमेर से क्या कनेक्शन था? सर महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी सर। इसके अलावा सर उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा सिद्धार्थ प्रकाश, वो भी अजमेर में रहकर लिखा और वहीं से प्रकाशित होने के प्रमाण। उनके कुछ दर्शन के बारे में बता सकते हैं? जी सर। सर महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है वो हिंदू धर्म में सुधारों की बात की थी और आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए जो वैदिक परंपरा थी, वेदों की ओर लौटो, उसे उन्होंने बढ़ावा दिया। इसके अलावा सर स्वदेश और स्वराज की पहली बार जो बात है भारतीयों के लिए, ये भी उन्होंने बताया। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, अपनी कोई 2 कमियां बताइए। सर जितना मैं सोच पा रहा हूँ, पहली ये है कि मुझे सर डांस नहीं आता, हालांकि मैंने काफ़ी कोशिश की है सीखने की और मेरी हार्दिक इच्छा भी है, तो एक तो ये देख रहा हूँ। दूसरा सर मैं अंग्रेज़ी में जो है थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसे सीखूं, पर एक तरह का डर जो है वो बचपन से बैठा हुआ है, तो उसे मैं जीत नहीं पाया। ठीक है, थैंक यू। ईश्वर एक प्रसिद्ध चिंतक हुए जॉन डेवी, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा क्योंकि आप टीचर हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी में, एजुकेशन फिलॉसफी में उनका जिक्र काफ़ी आता है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज़ लाइफ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। इसका क्या मतलब हो सकता है इस कथन का? सर इसका एक मतलब मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि शिक्षा एक वाइब्रेंट प्रोसेस है, जीवंत प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति लगातार सीखता है। दूसरा सर शिक्षा कोई एक निश्चित जीवन की अवधि तक चलने वाली प्रोसेस नहीं है, अब सब पूरे जीवन तक चलती है, तो ये अर्थ होता है। ठीक है। एक चिंतक ने ये कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि लोग बहुत कम जानते हैं। इनका नाम है सुकरात। जी सर। टीचर होने के नाते आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? सर एक बार आप इसे फिर रिपीट कर दें। बहुत कम लोग जानते हैं कि लोग बहुत कम जानते हैं, या बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं? जी सर। सर सुकरात ने इसे इस संदर्भ में कहा होगा जैसा उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने अज्ञानता का ज्ञान है,
तो सुकरात ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को दरअसल पता नहीं होता है कि वो कितना जानते हैं, वो अपने आप को या जो अपने ही ज्ञान या विश्वास को बहुत बड़ा करके आंकते हैं, जबकि वो दरअसल बहुत कम जानते हैं। तो वो अज्ञान का ज्ञान होना, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात हिंदी कही। साहित्य में ऐसे कौन से कवि या उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने अज्ञान के ज्ञान के बारे में खूब लिखा है? सर, भक्ति काल में मैं कबीर को सोच पा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि लोगों ने जो मेरे गीतों को प्रशंसित किया है, दरअसल वो कुछ नहीं, वो केवल मेरी भक्ति के ही पद हैं। तो ऐसे करके इसके अलावा तुलसीदास ने भी अपनी काव्य प्रतिभा को लेकर स्वयं ही प्रश्न खड़े किए हैं। तो अभी मैं 2 याद करता हूँ। चलिए, आखिरी सवाल ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं है, उसकी बड़ी वजह है कि शिक्षा हमारी कमज़ोर है। जी सर। अगर हमें दुनिया में डंका बजाना तो एक ही तरीका है कि शिक्षा के मामले में हम दुनिया के विकसित देशों को टक्कर दें, जी सर। जैसे अमेरिका को टक्कर दें। शिक्षा नीति में ऐसा क्या जोड़ें, क्या परिवर्तन करें कि हमारे यहाँ से आज से 20-25 साल के बाद ऐसे विद्यार्थी बने, ऐसे लोग बने कि वो अमेरिकी विश्वविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों की टक्कर में खड़े हो सके, और 50 साल 100 साल के बाद हम सच में उस स्थिति में हो कि अमेरिका और यूरोप के विद्यार्थी भारत आके पढ़ना चाहें, ना कि यहाँ के विद्यार्थी वहाँ जाके पढ़ना चाहें। जी सर। सर, सबसे पहला प्रयास मैं प्राइमरी जो है एजुकेशन उसे लेकर बताऊंगा। हम 98% बच्चों को स्कूलों में पहुंचाने में सफल हुए हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाए। तो सबसे पहला प्रयास हमें प्राइमरी एजुकेशन के स्तर पर करना होगा, और हमारी जो परंपरागत शिक्षण की पद्धतियां हैं उसे बदलना होगा। हम रटंत या अंक प्रणाली को जितना महत्व देते हैं, उसकी बजाय ये दिखाना होगा कि बच्चा दरअसल कितना अपने व्यवहारिक जीवन में सीख रहा है। ये दूसरा प्रयास है, हमें उच्च शिक्षा के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा। हमारे यहाँ अभी भी जो है जुगाड़ की मानसिकता है। हम निवेश जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश नहीं कर पा रहे हैं, वो जीडीपी का 0.6% के आसपास ही है। तीसरा प्रयास ये है कि सर, शिक्षण व्यवस्था में जो शिक्षक प्रशासन है उसे भी बेहतर करना होगा। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, और शिक्षण प्रशिक्षण की जो स्थिति है, चाहे वो बीएड करवाने वाली संस्थान हो या डीएलएड करवाने हो, वो सर डिग्रियां बांटने की दुकानें मात्र हैं। तो वहाँ एक बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सर, हमने आईआईटी तो खड़े तो किए हैं, लेकिन वो केवल जो है वो कुछ सितारे हैं। तो इस तरह के कई संस्थान हमें जैसे कि नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि हमें हर जिले में एक बहुविषयक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होगी, ताकि जो है हम हर जिले में ही उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन को सुनिश्चित कर पाएँ। यदि हम ये कर लेते हैं, और जीडीपी का बड़ा हिस्सा जो 6% बताया गया है, वो अगर खर्च कर पाएँ शिक्षा पे, तो 20-25 साल बाद मैं आशा कर सकता हूँ कि हम उस स्तर पे होंगे। ठीक है ईश्वर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर।